पर का तापमान जो है 1600 से 1800 डिग्री सेल्सियस हो गया। अब जब इतना टेम्परेचर हो गया तो एक कार्बन डाइऑक्साइड जो हुआ वह पुनः कोक, क्योंकि यहाँ पर भी तापमान बहुत ज्यादा हो गया, अब यहीं पर कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस था ऊपर से जो कोक गिरा, इस कोक के द्वारा देखिए अपकृत हो गया। अब कोक के द्वारा अपकृत हो गया तो एक कार्बन डाइऑक्साइड बदल गया कार्बन मोनोऑक्साइड में। इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड में अब यहाँ पे तुम लोग को बताए थे कि यहाँ देखो प्लस देके उष्मा लिखे हैं, ठीक है ना, समझ बात को। तो यहाँ प्लस देके उष्मा लिखे हैं माने उष्मा क्षेपी अभिक्रिया हुआ, और यहाँ माइनस उष्मा लिखे हैं माने उष्मा शोषी हुआ। तो यहाँ भट्ठी के नीचे वाला जो भाग था जहाँ पर का देखिए उष्मा क्षेपी अभिक्रिया के कारण यहाँ पर का टेम्परेचर देखिए बहुत ज्यादा हो गया। लेकिन इसे ठीक ऊपर जब जाते हैं जहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है, और कार्बन मोनोऑक्साइड जहाँ पर बन रहे हैं तो यहाँ पर का टेम्परेचर कुछ कम गया, क्योंकि उष्मा शोषी अभिक्रिया हो रही है। अब यहाँ पर देखिए तो यही भट्ठी के निचले भाग की बात कर रहे हैं जहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड बना, एक कार्बन मोनोऑक्साइड एक अपकारक का काम कर गया। कौन सी काम कर गया? अपकारक का। तो अपकारक का काम कर गया कौन? कार्बन मोनोऑक्साइड। एक कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या कि हेमेटाइड यानी Fe2O3 को देखिए यहाँ पे अपकृत कर दिया। तो यह कार्बन मोनोऑक्साइड एक अपकारक का काम किया, जो Fe2O3 माने हेमेटाइट से ऑक्सीजन को देखिए हटा करके और स्वयं कार्बन मोनोऑक्साइड ये बदल गया कार्बन डाइऑक्साइड। देख रहे हो ना, एक कार्बन मोनोऑक्साइड कहाँ चल गया? कार्बन डाइऑक्साइड में, मैंने ऑक्सीजन को खींच लिया, क्योंकि पहले ही बताए थे ऑक्सीजन लेने वाला को हम कहते हैं क्या चीज? अपकारक कहते हैं। ऑक्सीजन देने वाला को ऑक्सीकारक कहते हैं और ऑक्सीजन लेने वाला को अपकारक कहते हैं। तो Fe2O3 हेमेटाइट में से ऑक्सीजन को लेने का काम क्या कौन? कार्बन मोनोऑक्साइड। इसलिए एक कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ अपकारक का काम कर गया। देखिए यहाँ पर प्राप्त हो गया तुम्हारा लोहा। तो लोहा देखिए इस तरह से नीचे की रास्ता जहाँ पर निकल है ढलवा लोहा। कौन लोहा? ढलवा लोहा। वहां देखिए नीचे से गल गल करके भट्टी के नीचे बहने लगा। अब इस ढलवा लोहा का क्या होता है कि अगर कोई सामान बनाना है तो इसको सांचा रहते हैं, उससे सांचा में आप ढाल लीजिए। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में देखें, आपको घर में चापाकल होगा तो चापाकल का जो हैंडल मारते हो वह समझिए ढलवा लोहा है, उसी को कच्चा लोहा कहता है। हथौड़ी से मारो तो टूट जाएगा, और हथौड़ी से मारने पर जो टूट जाता है वही समझना कि ढलवा लोहा है यानी कच्चा लोहा है। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए ढलवा लोहा निकली। इसी ढलवा लोहा का देखिए आपका घर में देखते होंगे गैस का सिलेंडर आता है, तो गैस वाला जो सिलेंडर होता है वो भी सिलेंडर दिखता है, वो भी ढाला हुआ है। या रिंच वगैरह घर में देखते होंगे आप लोग का पास, किसान घर में देखते होंगे मशीन होता है, पीटर जिसको कहता है डीजल इंजन, उसमें चक्का होता है, वह देखिए ढलवा हुआ ढाला हुआ रहता है। वो सबको पटक दोगे वह टूट जाएगा, इसलिए उसमें अशुद्धियां बहुत ज्यादा रहती है। बात समझ रहे हो? अब देखा जाए एक कहानी हम बताए थे भट्टी के यानी तल्ली की। एग्जाम में पूछ देता है कभी कभी कि भट्टी के तल्ली में होने वाली अभिक्रिया की समीकरण दीजिए, तो तल्ली में अभिक्रिया का समीकरण भी दीजिएगा। अब कह रहा भट्टी के मध्य भाग में और उसके बीच में होने वाली अभिक्रिया का समीकरण दीजिए। तो देखा लिखे हैं भट्टी के मध्य भाग में यानी बीच में कैसा रिएक्शन होती है उस पर देखिए आ जाइए। बताइए मध्य भाग चल रही है, लेके चल रहे हैं, यहाँ से जब ऊपर गए यहाँ के तापमान कम गया जहाँ पर के तापमान लगभग बताता है 800 से 1100 डिग्री सेल्सियस। ये भट्टी का मध्य भाग है, ठीक है ना। तब मध्य भाग में देखिए क्या होता है इसके बारे में समझिए। तब मध्य भाग में देखिए जो कैल्शियम कार्बोनेट जो चूना पत्थर का है, तो एक भट्टी के मध्य भाग की बात कर रहे हैं।
तब मध्य भाग में देखिए कैल्शियम जो कार्बोनेट है, एक कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म किया गया तो ये बदल गया कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए कैल्शियम कार्बोनेट का है मिलाया कैसे, इसलिए कि आप लोग जान रहे थे कि जो ये हेमेटाइट होता है यह शुद्ध नहीं रहता है, इसमें गैंग के रूप में बालू रहता है यानी सिलिका, और बालू जो होता है तो बताओ जल्दी गलेगा, ये तो मानते हैं यहाँ पर हेमेटाइट आया तो गल गया, लेकिन बताओ बालू गलता है 3300 डिग्री सेल्सियस पर, तो क्या यहाँ पर गल पाएगा? अब नहीं गलेगा तो बताओ वह बालू का जो रेत है वह तुम्हारे लोहा में घुस जाएगा, और लोहा में घुस गया कहीं तो बताओ वह शुद्ध लोहा होगा नहीं, इसलिए उसमें से बालू को अलग करना है। बालू क्या है? एक गैंग है, दो गलनीय गैंग जिसका गलनांक अयस्क से हेमेटाइट से भी ज्यादा है। तो इस यहाँ पर क्वेश्चन पूछता है कि लोहा के निष्कर्षण करते समय चूना पत्थर का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो यहाँ पर यही बताएगा कि हेमेटाइट में गैंग के रूप में यानी सिलिका पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सिलिका पाया जाता है, जिसका गलनांक हेमेटाइट के गलनांक से बहुत ज्यादा होता है। तो अयस्क में से बालू को या लोहा में से बालू को अलग करने के लिए यहाँ द्रावक या सुद्रावक के रूप में हम चूना पत्थर का प्रयोग करते हैं। अगर चूना पत्थर का प्रयोग नहीं किया जाए तो फिर लोहा में से सिलिका बालू अलग नहीं होगा। याद होगा सब लड़कों को, समझिए आप लोग, यानी लोहा में से बालू को अलग करने के लिए सुद्रावक के रूप में चूना पत्थर का प्रयोग किया जाता है। कहीं कोई दिक्कत लिख लेना भी चाहिए, माने बोलते हैं तो ये नहीं कि सारा बात बोर्ड पर है, कुछ बात ऑब्जेक्टिव जो है आप लोग कॉपी निकाल कर रखिएगा और बोलेंगे, समझ बात को ना, सब बच्चे समझते हैं तो उसको लिखते भी जाइएगा। जैसे कि यहाँ पर याद कीजिएगा कि यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट द्रावक या सुद्रावक का काम किया है, तो वही देखिए भट्टी के मध्य भाग की कहानी बता रहे हैं। सबसे पहले यानी चूना पत्थर टूट गया, तो चूना पत्थर टूट गया तो यहाँ से हो गया देखिए कैल्शियम ऑक्साइड कली चूना हो गया, और ये बन गया कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये जो कली चुना हुआ ये सिलिका यानी यही होता है बालू का रेत, फॉर्मूला है सिलिकॉन ऑक्साइड यानी सिलिका। देखिए था कौन सी गैंग, अब बाहर से आया कौन सी कली चुना जिसको कहते हैं द्रावक, और ये दोनों मिलकर के बताइए बना दिया कैल्शियम सिलिकेट, जो यहाँ धातु मल कहलाया। याद है ना, गैंग और द्रावक, गैंग और फ्लक्स। गैंग हो गया कौन? सिलिका, आया हो गया फ्लक्स। अब ये दोनों के मिलने से जो यौगिक बना वह हो गया धातु मल। तो यहाँ पर देखिए कैल्शियम सिलिकेट धातु मल बन गया। ये धातु मल देखिए आपका ढलवा लोहा के ठीक ऊपर में देखिए एक रास्ता बना हुआ है, और इसी रास्ता से देखिए धातु मल एक गिर रहा है। अब धातु मल जो यहाँ पर गिर रहे हैं जिसको फेंका नहीं जाता है, बल्कि एक कैल्शियम सिलिकेट का भी उपयोग करते हैं, माने खास करके निर्माण कार्य में। जैसे रोड वगैरह टूट गया तो उस रोड वगैरह गड्ढा उड्ढा को भरना होना है तो वहां पर धातु मल का ही इस्तेमाल करते हैं। ये धातु मल जो कैल्शियम सिलिकेट बना ये तो उपयोग में लाते ही हैं। यहाँ भट्ठी के अंदर जो ढलवा लोहा जो है तैयार हो रहा है और ऊपर से जो ऑक्सीजन दिया रहा है, अगर ये धातु मल यहाँ पर ऊपर में नहीं तैरते रहेगा तो फिर लोहा का ऑक्सीकरण हो सकता है। तो एक बात बोल सकते हो तुम कि यहाँ पे कैल्शियम सिलिकेट, ठीक है, कैल्शियम सिलिकेट ढलवा लोहा के ऑक्सीकरण को रोक देता है। समझिए भट्टी के अंदर भी काम कर रहा है, अब बाहर भी यूज कर रहे हो। भट्टी के अंदर का काम किया, ढलवा लोहा को ऑक्सीकृत होने से कैल्शियम सिलिकेट रोक दिया।
और रुक दिया तो यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकलता है, यानी ढलवा लोहा को या लोहा को ऑक्सीकृत होने से रोकने का काम करता है वह कैल्शियम सिलिकेट, जो एक धातु मल होता है। अब ये देखिए कहानी बताए भट्टी की मध्य भाग की, लेकिन इसके बाद अब और भट्टी में ऊपर चढ़िए तो यहाँ का टेम्परेचर देखिए और कम गया। यहाँ का टेम्परेचर बता रहा है 600 से 800 डिग्री सेल्सियस हो गया, यानी 3 भाग में बांट दिए हैं। एक भट्टी का सबसे नीचे तल्ली का भाग हो गया, फिर मध्य भाग हो गया और फिर ऊपरी भाग हो गया, जहाँ का टेम्परेचर 6 से 800 हो गया। अब उस तापमान पर देखिए क्या होती है, देखो भट्टी के ऊपरी भाग की कहानी बता रहे हैं। तीसरा, यहाँ पर देखिए ऊपर से गिरा Fe2O3 और साथ में कोक भी है। यहाँ पर का टेम्परेचर जब इतना हो गया तो यहाँ भी रिएक्शन शुरू हो जाता है, मतलब यहाँ Fe2O3 और कोक, ये समझिए दोनों के बीच में रिएक्शन शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर कहीं कहीं किताब में देखिए Fe3O माने 4 का देगा कि हेमेटाइट जो है मैग्नेटाइट में बदल जाता है, लेकिन अभी उतनी आप लोग को ज्यादा गहराई में जाने की आवश्यकता नहीं है। अभी हम लोग मैट्रिक की जो सिलेबस है उतना ही कमांड करना है, फिर ऊपर क्लास में आएगा तो ऊपर की बात बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए हम कोक को डायरेक्ट अपकारक बना दिए हैं। यहाँ पर बताए थे कार्बन मोनोऑक्साइड, एक काम क्या है अपकारक का, और यहाँ पर डायरेक्ट कोक का हम लोग बदल दिए देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड में, यानी कि हेमेटाइट जो है कार्बन के द्वारा अपकृत हो गया। तो यहाँ भी देखिए ढलवा लोहा क्या होगा, और एक कार्बन मोनोऑक्साइड जो बना पुनः वहीं पर देखिए हेमेटाइट के निष्कर्षण के लिए पुनः ही अपकारक के काम करिए, मैंने ऑक्सीजन हटाने का काम किया। यहाँ पर तो कार्बन हटा दिया और यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड इसको हटा दिया। तो ये देखिए आपका लोहा अलग हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड अलग, जिसको निकलने का रास्ता ये बना दिया। अब इस तरह से दोनों रिएक्शन को अगर जोड़ देते हो तो एक एक 2 हो जाए, Fe2O3, 3CO से 3CO कट गया, बाकी बच गया 3C और यहाँ 4Fe ढलवा लोहा और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो यही तुम्हारा बन जाता है कौन सी ढलवा लोहा। यहाँ भी बन गया ढलवा लोहा, यहाँ भी बन गया ढलवा लोहा, और इस तरह से ढलवा लोहा बाहर निकल गया। लेकिन पहले ही बोल दिए कि ढलवा लोहा एक अशुद्ध लोहा है, सबसे घटिया किस्म का लोहा है। लेकिन इसी ढलवा लोहा जो देख रहे हो लोहा, ऐसे जानिए मार्केट में आपका तीनों बिक रहा है। तो एक जो है ढलवा लोहा भी बिक रहा है, जैसे कि कुछ एग्जाम्पल हमने दिया। कुछ जगह देखिए ढलवा लोहा को ऑक्सीकरण विधि, कौन विधि, ऑक्सीकरण, तो ऑक्सीकरण विधि से हम शुद्ध करते हैं, अशुद्ध करते हैं तो इसमें से बहुत सा अशुद्धियां निकल जाती है। पास में हो, ऑक्सीकरण विधि माने बाहर से ऑक्सीजन देते हैं और दे करके इसमें जो गैस के रूप में कार्बन रहता है, सिलिकॉन का अंश रहता है, फास्फोरस का अंश रहता है, तो उसको ऑक्साइड में बदल करके और देखो बना देते हैं इस्पात, जिसको तुम स्टील कहते हो। स्टेनलेस स्टील अलग चीज होती है, याद करना, और स्टील अलग है। ये जो इस्पात कर रहा है ये स्टील है। जैसे तुम लोग सभी लड़का लड़की साइकिल चलाते हो तो साइकिल में देखता नीचे में शॉकर रहता है, वह समझिए स्प्रिंग का ही बना होता है। आप लोग के देखता है कलम में भी स्प्रिंग रहता है, वह भी इस्पात का होता है। रेल की पटरी होती है वह भी इस्पात का बना होता है। बड़े बड़े रेलवे पुल होता है या गांधी सेतु पुल है और बड़ा बड़ा पुल है, उसके नीचे लोहा का जो रॉड दिया जाता है वह भी इस्पात का ही होता है। माने इस्पात में प्रत्यास्थता का गुण ज्यादा होता है। देखा जब पुल पर पार करते हो तब पुल ऊपर नीचे होने लगता है, ट्रेन देता है ना, लेकिन क्या टूटता है, नहीं टूटता है। माने प्रत्यास्थता का गुण सबसे ज्यादा इस्पात में होता है। माने उस पर बाहरी बल लगा करके मोड़ भी दोगे तब फिर जस के तस हो जाएगा, कैसे जैसे रबर देखा है, रबर को खींचता है आकृति बदल जाती है, छोटा तो फिर जस के तस। इस्पात माने रबर से भी ज्यादा इस्पात में आती है, एक गुण है जिसको इलास्टिसिटी कहते हैं या प्रकाशता कहते हैं।
तब यहाँ इस्पात हो गया। इस्पात में देखिए अशुद्धि बहुत कम हो जाता है, ज्यादा से ज्यादा 1.5% है। इसको और शुद्ध करना चाहते हो तब तीसरा लोहा पिटवा लोहा, और एक पिटवा लोहा है इसमें अशुद्धियां तो और कम जाती है, वह 0.12 से 0.25, मतलब कितना कम गया सोचिए। इसलिए पिटवा लोहा सबसे अच्छा लोहा माना गया। कौन लोहा? पिटवा लोहा। देखता है जितना मतलब किसान के घर में उपकरण होता है वह सब पिटवे लोहा का होता है। जिसको लोहार के पास ले आते हो, उसको पिटवाते हो, चदरा बनवाते हो, कुदाल बनवाते हो, हर का दो सामान तैयार होता है। मार्केट में देखता है चदरा बना बना के बक्सा, संदूक, ड्राम, ये जितना चीज बनता है ये सब बच्चे याद करेंगे पिटवा लोहा का बनता है। किसका बनता है? पिटवा लोहा का बनता है। तो आइए ये जान लीजिए सभी लड़का लड़की, समझ बात को ना। तो ये लोहा का 3 किस्म होता है, ढलवा लोहा, इस्पात और पिटवा लोहा होता है। यहाँ पर 2 बात याद करना ऑब्जेक्टिव के रूप में कि जब बॉक्साइट से एल्युमिनियम का निष्कर्षण किया जाता है तो वहां पर गालक या द्रावक के रूप में क्रायोलाइट का इस्तेमाल होता है। एक क्रायोलाइट दिमाग में बैठा लीजिएगा ये यहाँ पर, और वही कहे कि इथी का मतलब लोहा का निष्कर्षण करते हैं तब द्रावक के रूप में चूना पत्थर का इस्तेमाल कीजिएगा। तो दोनों ऑब्जेक्टिव कॉपी पे नोट कर लेंगे, एक क्रायोलाइट और दूसरा चूना पत्थर। इसके बाद और भी कहानी बताएंगे आगे, लेकिन आज यहीं पर क्लास को स्टॉप करते हैं और सभी बच्चों को धन्यवाद देते हैं कि आप सुरक्षित रहें। क्योंकि कोरोना की संख्या देखते हो बढ़ते ही जा रही है मरीजों की संख्या, इसलिए थोड़ा सा मास्क जरूर लगाते रहें, सोशल डिस्टेंस पर ध्यान जरूर दें। कुछ पूछने के लिए आना भी मेरे पास हो तो अकेले आए यानी ग्रुप में ना आए। अगर ज़्यादा दिक्कत हो तब, अगर जितना आप बता देते हैं बोर्ड पर तो मैं उम्मीद करता हूं कि इतना बात अगर सही सही सुना जाए तो ऑब्जेक्टिव मिस नहीं हो सकता है, इतना मेरी उम्मीद रखते हैं आप लोगों से। ठीक है।